everybody. This is the part 3 of our discussion. We have already discussed till question number 20. So we will start from question number 21. So before starting मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो देसी भाषा में कहें तो जुगाड़ से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। मतलब अगर हमको क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी नहीं पता हो फिर भी क्वेश्चंस कैसे सही किए जाएं। तो अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट। हो सकता है क्योंकि शेड्यूल 6 में जो प्लांट्स आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा ये सब होता है। तो ऐसे प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड हो सकता है। सही है ऑप्शन नहीं तो ऑप्शन बी देखें, सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब देखिए कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि भाई किसी भी सर्कमस्टांसेस में ये प्लांट कल्टीवेट किया ही नहीं जा सकता। तो ये तो नहीं हो सकता, बी कट जाएगा। ऑप्शन सी, इट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, ये तो बहुत ही अपने मन से बनाया गया स्टेटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन सी भी गलत है। सच अ प्लांट इज इन्वेसिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम, नहीं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये ऑप्शन डी भी गलत है। तो इससे हम राइट आंसर पे आ जाते हैं, ऑप्शन ए। मैंने भी यही मारा है और यूपीएससी ने भी यही आंसर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 22 हमको बताता है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे? जैसे कोचिंग वगैरह के जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करना है एग्ज़ाम से पहले। तो 22 क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशियंट इंडिया द टाउन्स घंटाशाला, कदूरा एंड चौल वर वेल नोन एज। अब इसमें जो ये चौल वर्ड है ना, मैं एग्ज़ाम से पहले अराउंड काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लगाए थे, तो किसी मॉक टेस्ट में ये चौल वर्ड आया था, तो उससे मुझे पता था ये इसका आंसर ये एक पोर्ट है। तो इससे मैं सही आंसर पे आ गया था, पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। तो आप भी एग्ज़ाम देने से पहले काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि ये आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस में मदद करेंगे, डायरेक्ट ही आ जाते हैं क्वेश्चंस ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आप, जो मैंने आपको बताया कि जुगाड़ से सॉल्व कर सकते हैं। भले ही इस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हो फिर भी आप इसको जुगाड़ से सॉल्व कर देंगे। आप कैसे करेंगे? ये पूछ रहा है एडवांटेजेस जीरो टेलेज के एग्रीकल्चर में। अब किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस पूछ रहा है मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें ही होंगी। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। देखते हैं स्टेटमेंट 1, सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। देखिए अब इस पॉसिबल की बात कर रहा है, मतलब हो सकता है। विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पेडी सीड्स इन द सॉइल इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल, ये भी देखिए पॉसिबल। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल। ये देखिए तीनों काफ़ी जनरल से स्टेटमेंट हैं, तीनों एडवांटेजेस बता रहे हैं, तो तीनों की चांसेस प्रोबेबिलिटी है सही होने की। तो इसमें हम ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए सीधे अपनी जुगाड़ बिठाएंगे और तीनों के तीनों ऑप्शन सही कर देंगे, जैसे मैंने किया है ऑप्शन डी को सही मार के, और यही सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो छोड़ने लायक था, जो एग्जाम में छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ये काफी टफ पड़ जाता है। ये पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। अब ये काफी डिटेल्ड में क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस छोड़ देना ही सही है, क्योंकि इसमें सही आंसर पे आना बहुत मुश्किल है। जैसे मेरा तो ये क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने इसका आंसर डी मार दिया था, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। तो ऐसे क्वेश्चंस छोड़ ही दें, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस में बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन 25 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है?
कि भाई बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। अब ये काफी जो है इजी क्वेश्चन है और नॉर्मल कॉमन सेंस से आ जाएगा आपको, भले ही कुछ भी ना पता हो इसके बारे में। अब सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन पूछ रहा है। सोशल कॉस्ट मतलब कि ये भाई एनवायरनमेंट या ह्यूमन, इन सब पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये कार्बन। तो अब हम कैसे देखेंगे, तो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन पूछ रहा है भाई, तो इसको कैसे सही करेंगे। अब नॉर्मल से हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, उसमें जो एनवायरनमेंट की किताब है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई क्या हो सकता है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। अब ये सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या है भाई, ये बोल रहा है, इसने कुछ स्टार्टिंग तो दे ही दिया, इट इज अ मेजर इन मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द। अब ऑप्शन ए देखते हैं, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशंस इन अ गिवन ईयर। अब हम ये सब ग्लोबल वार्मिंग ये सब पढ़ते रहते हैं, तो इसमें ये जो ऑप्शन है ये तो सही सा लग रहा है भाई, कि लॉन्ग टर्म डैमेज ही देखते हैं हम इसमें कि CO2 एमिशंस का। ठीक है, ऑप्शन बी देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन द। ये देखिए बकवास सा स्टेटमेंट बना दिया है, ये तो कभी सही नहीं हो सकता ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, एफर्ट्स पुट इन बाय क्लाइमेट रेफ्यूजी टू अडॉप्ट। देखिए कुछ भी मनगढ़ंत स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इसका कोई भी लेना देना नहीं है भाई सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन से। कोई नॉर्मल एनवायरनमेंट अपन पढ़ते हैं किताबों में, स्टैंडर्ड बुक्स में, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भाई एक ऑप्शन ए ही कुछ लग रहा है रेलिवेंट सा, जो कुछ सेंस बेस्ड कर रहा हो, जो कोई सेंस मेक कर रहा हो। आप ऑप्शन डी दे, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट। सब मनगढ़ंत घटिया से स्टैंडर्ड बना रखे हैं BCD, जो कभी भी सही नहीं हो सकते, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। मैंने भी यही मारा है और UPSC ने भी यही आंसर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 मेरा तो गलती से गलत हो गया, लेकिन हम इसको सही कैसे कर सकते हैं। अब सीधे हम स्टेटमेंट 2 देखते हैं। पूछ रहा है पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया के बारे में। स्टेटमेंट 2 देखिए, ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। अब जो पल्सेस हैं वो बहुत सारी टाइप्स की होती हैं भाई, ग्रीन ग्राम होती है, ब्लैक ग्राम होती है, रेड ग्राम होती है, और भी काफ़ी टाइप के पल्सेस होते हैं। अब उसमें हम ये कैसे कह सकते हैं कि भैया एक अकेला ग्रीन ग्राम जो है वो 50% ऑफ पल्स प्रोडक्शन है, तो ये तो बिल्कुल फिजिबल ही नहीं है। तो जहां आपने ऑप्शन 2 काटा, एलिमिनेट किया, आपका ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी गया। इससे हम राइट आंसर पे आ गए ऑप्शन ए। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन 2 से ही हम राइट आंसर पे आ गए ऑप्शन ए पे। अब ये जो है वन ओनली ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। ठीक है, हो सकता है। इन द लास्ट 3 decades while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased। ये जो है ये अपोजिट स्टेटमेंट इसने फ्रेम कर दिया है। जो रबी पल्सेस का है वो इंक्रीज हुआ है और खरीफ पल्सेस का डिक्रीज हुआ है। तो स्टेटमेंट 3 भी गलत है, हालांकि हम स्टेटमेंट 1 एंड 3 पढ़े बिना ही राइट आंसर पे आ सकते हैं स्टेटमेंट 2 एलिमिनेट करके। तो हम ये क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, जुगाड़ से सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन सेंस से। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। अब ये जो है क्वेश्चन ढंग से ना पढ़ने की वजह से मेरा गलत हो गया। इसका जो कीवर्ड है ये है सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर। अगर कोई ढंग से ये क्वेश्चन पढ़ेगा, उसमें इन वर्ड्स पे ध्यान देगा, तो वो राइट आंसर पे आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम इसका, कि क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर बोल रहा है, और हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजurious टू इट, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 50 से 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर, इज आइडियली सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। अब हमको क्रॉप फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखिए, अब इसमें जूट तो नहीं हो सकता, क्योंकि जूट में तो ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर लगभग चाहिए। शुगर केन में भी सेम केस है भाई, इसमें भी ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। अब ये जो है कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल, अगर आप लोगों को पता हो तो
ये खास बात उसकी ये होती है कि ये इसकी जो सॉइल है ये कैपेबल है रिटेनिंग मॉइस्चर रिटेनिंग करने के लिए काफ़ी कैपेबल है। तो इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट हम ऑप्शन ए पे आ सकते हैं और राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, कॉटन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 भी जुगाड़ से सॉल्व कर सकते हैं, भले ही कुछ भी ना पता हो आपको इसके बारे में, फिर भी हम जुगाड़ से सही आंसर पे आ सकते हैं पढ़ के। विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स। देखिए, अब इसने एग्जामिनर ने अपने मन से कुछ भी फ्रेम कर दिया कि सोलर पावर है ये रनिंग सरफेस पंप्स में एंड नॉट फॉर। अब जहाँ भी आपको ऐसा नॉट दिस कैन बी डन बाय दिस बट कैन नॉट फॉर फ्रॉम दिस, ये सब ऐसे स्टेटमेंट है ये मन से एग्जामिनर फ्रेम किए जाते हैं और ये स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसी पे देखिए मैंने नोट पर अंडरलाइन किया और इसको क्रॉस कर दिया मेन एग्जाम में। सेकंड पढ़ते हैं, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल एंड नॉट द वंस विद पिस्टन। देखिए, ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये एक ही टाइप के हैं और दोनों ही गलत हैं। इस पर ही मैंने नोट पर अंडरलाइन किया और ये काट दिया, क्योंकि ये जो है ये दोनों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना कि भाई सोलर पावर इसके लिए कर सकता है बट इसके लिए नहीं कर सकता। ये मन से बनाए गए स्टेटमेंट होते हैं, सोलर पावर इसके लिए कर सकता है बट इसके लिए नहीं कर सकता। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, जुगाड़ से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ऑप्शन वन भी गलत है, ऑप्शन टू भी गलत है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, मैंने भी यही मारा है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 सेम आपका जुगाड़ से ही सॉल्व हो जाएगा। एक कॉमन सेंस हम लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे और राइट आंसर पे आ जाएंगे, क्योंकि मैंने भी ये जुगाड़ से ही सॉल्व किया है। कैसे करेंगे, ये पूछा है, विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसका स्टेटमेंट 3 देखिए। इफ बैड वेदर कंडीशंस प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बडेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू लार्ज सेट्स। अब देखिए, बैड वेदर कंडीशन में बोल रहा है कि सिंगल बडेड सेट्स ज़्यादा चांसेस है सर्वाइवल के एज कंपेयर टू लार्ज सेट्स। क्यों भाई, इसका ऐसा क्यों? हमने देखा है भाई एक से भले दो, दो से भले चार, और जितना साइज बढ़ा उतना कम चांसेस हैं उसके वो करने के। तो ये जो है ये इसने अपोजिट एग्जाम वो स्टेटमेंट फ्रेम किया है। ऑप्शन थ्री गलत हो जाएगा। ऑप्शन थ्री गलत होगा तो ऑप्शन बी गया, ऑप्शन डी गया। अब हमको बचा है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। मतलब इससे ये क्या हो गया, ए सी दोनों में वन तो कॉमन है, तो मतलब वन तो सही होगा। अब हमको टू और फोर देखते हैं। अब ऑप्शन फोर स्टेटमेंट फोर देखिए, शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। अब मैंने आपको बताया जहाँ ये कैन और मे वर्ड आ जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है सही होने की। तो जहाँ आपने ऑप्शन स्टेटमेंट फोर सही माना और राइट आंसर पे आ गए, स्टेटमेंट फोर सही मान के ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, और मैंने भी यही मारा है और यूपीएससी के अकॉर्डिंग भी यही सही आंसर है। तो अब हम आगे के क्वेश्चन जो हैं वो अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।